डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी के सीरीज़ के क्लास 6 के दूसरे अध्याय आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि हम आज किन किन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। आज हम निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आरंभिक मानव के बारे में। आखिर वह इधर उधर क्यों घूमते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी यह देखा था कि मानव इधर से उधर घूमा करते थे। हम जिन मानवों के बारे में बात कर रहे हैं वह इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहते थे। तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार वह उस स्थिति में भी क्यों घूमते थे। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आजीविका के लिए प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए हों तो वह अपनी जगह बदल दे। वह मानव संग्राहक और शिकारी दोनों थे। हो सकता है कि वह जहाँ पे पहले रहते हों वहाँ पे भोजन की कमी हो गई हो या जानवरों की कमी हो गई हो जिसके कारण वह भोजन की वजह से आगे बढ़े हों। वही दूसरा कारण यह हो सकता है कि वह जानवरों के पीछे भागे हों। जैसा कि जब वो जानवरों का शिकार करने गए हों तो वह एक दूसरे से दूसरी जगह चले गए हों जिसकी वजह से उन्हें भी जाना पड़ा हो। पानी की खोज में पानी एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है, उसके बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। यदि कई नदियों या झीलों का पानी सूख जाए तो वह दूसरी जगह पे जा सकते हैं। एवं मौसमी भोजन, कुछ कंदमूल फल फूल केवल कुछ मौसम में ही पता मिलते हैं, तो हो सकता है वह उन भोजन की तलाश में इधर से उधर गए हों। सामने दिखाए चित्र में आप देख सकते हैं इन दोनों हथियारों का उपयोग पहले हथियार का उपयोग इंसान खाने योग्य वस्तुओं को जड़ें खोदने के लिए करता था तथा दूसरों का जानवरों की खाल से बने हुए वस्त्रों को सिलने के लिए प्रयोग करता था। इनको पुरातत्वविदों ने ढूंढा है। आइए जानते हैं रहने के स्थान के बारे में। मानव प्रमुख कुछ किन स्थानों में रहना चाहते थे। उद्योग स्थल जहाँ पे वे हथियार बनाते थे, आवासीय स्थल जहाँ वह रहते थे, और दोनों का मिला के आवासीय और उद्योग स्थल जहाँ पे वह रहते भी थे और हथियार भी बनाते थे। उनके रहने के स्थल में तीन मूलभूत चीज़ें थीं, पानी, पत्थर और गुफा। वह उन स्थान पे रहना चाहते थे जहाँ पे पानी आसानी से मिले, पत्थर मिले ताकि वह शिकार कर सके और अपने लिए वस्त्र आदि सिल सके। गुफाएं, क्योंकि उन्हें उस समय तक घर बनाने की शैली नहीं आती थी, जिसलिए वह गुफाओं में रहते थे। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल हमें मिले हैं, जैसे कि भीमबेटका, हुंगसी गुफा और कर्नूल गुफा। यहाँ से हमें मानवों के बारे में, उस समय के मानवों के बारे में पता चला है। फिर हम जानते हैं शैल चित्रकला के बारे में। इनसे हमें क्या पता है। जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे वहाँ से पुरातत्वविदों को कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। यह मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से चित्रण किया गया है। इसमें जंगली जानवरों का शिकार कराते हुए दिखाया गया है। यह पत्थर से बनाई हुई ही कलाकृति है। फिर हम जानते हैं आग की खोज के बारे में। आग की खोज यह महत्वपूर्ण खोजों में से, जो कहा जा सकता है ना कि मानव सभ्यता के विकास की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, ये उनमें से था। इसकी खोज सर्वप्रथम कर्नूल गुफा आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसका उपयोग कई चीज़ों में किया जा सकता था, जैसे कि प्रकाश के स्रोत के रूप में, मांस भूनने में, जानवरों को डराने के लिए और भी कई चीज़ों में, जिससे उनकी सभ्यता को आगे विकास हुआ। फिर हम आते हैं नाम और तिथियाँ। पुरापाषाण काल के दौरान हमें यह पता चलता है कि उसका नामकरण क्यों हुआ। पुरापाषाण काल, पुरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व के बारे में बताता है। पुरापाषाण काल 20,000 लाख से 12,000 साल तक था। इसे आरंभिक काल कहा जाता था। उसके पश्चात मध्य पाषाण काल आता है। ये 12,000 साल से 10,000 साल के मध्य था। इसमें पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं। उसके पश्चात नव पाषाण काल आता है, जो 10,000 साल पहले से हुआ है। ये अगले युग की शुरुआत थी। पुरापाषाण काल में 99% जो मानव इतिहास की घटनाएं हैं वो पुरापाषाण काल में ही हुई हैं। और मध्य पाषाण काल, इसमें पर्यावरणीय बदलाव, जिस प्रकार के जलवायु में परिवर्तन हुए हैं, यह हमें यहाँ पर मिलता है। नवपाषाण काल की शुरुआत के दौरान हमें नए प्रकार के आविष्कार जो हुए हैं वह देखने को मिलते हैं।
आइए जानते हैं बदलती जलवायु के बारे में। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में कई बड़े बदलाव आए और सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे जो कि पहले नहीं थे। इसके फलस्वरूप हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी और तालाब में मछली भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी और इससे मत्स्य पालन का भी उदय हुआ। जब जानवरों की संख्या बढ़ने लगी तब वे व्यक्ति इन सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं, जानवरों को पालने भी लगे। इसी से शायद पशुपालक की जो श्रेणी है इन मानवों की, उसका विकास हुआ है। एक नवीन जीवन शैली का उदय हुआ है इस समय जब हम देखते हैं कि एक प्रकार की नवीन जीवन शैली का उदय हुआ है। लोगों ने भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाजों को उगाना शुरू किया था। इस तरह से लोगों ने अपने आसपास चारा रख के जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालना भी शुरू किया था। लोगों के पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया कहा गया। यह पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों या जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए जानवरों का और पौधों का चयन लोग इस प्रकार से करते थे जो बीमार ना हो तथा जो पालतू किस्म के हों, ज़्यादा खतरनाक जानवर ना हो जिनसे उन्हें ही खतरा हो। एक नवीन जीवन शैली का उदय हुआ है जिसमें लोगों ने खेती करना शुरू किया। जब वे बीज बोने से फसलों के पकाने तक पौधों की सिंचाई करने आदि कार्यों में लगे रहने लगे, जिससे उन्होंने एक ही स्थान पर रहना शुरू कर दिया। उसके बाद वे कटाई करने के बाद अनाज का बहुत उपयोगी ढंग से संभाल के उसका भंडारण करते थे। फिर उसके बाद उसे वह खाद्य के रूप में उपयोग करने लगे। इस प्रकार से मानव जाति का एक नया विकास हुआ है। जानवरों के बारे में जानते हैं। उसके बाद जानवर जो कि उस समय के भोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत थे। ये एक चलते फिरते खाद्य भंडार थे। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जानवर एक जीवित वस्तु थी, वह बच्चे देते थे, उनकी संख्या बढ़ती थी। यदि उनको जानवरों की अच्छे से देखभाल की जाती थी तो उनसे जो जानवर दूध देने वाले थे तो उनसे दूध भी प्राप्त होता था, जो कि भोजन का एक प्रमुख स्रोत होता था। यही नहीं, हमें जानवरों से भोजन भी मिलता था, हमें उनका मांस मिलता था जिसको वे अपने भोजन में भी प्रयोग करते थे। भोजन पशुपालन का भंडारण का एक प्रमुख तरीका बन गया। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक प्रमुख तरीका बन गया था। आइए जानते हैं आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। पुरातत्वविदों को शुरुआती दिनों में किसानों और चरवाहों के प्रमाण मिले हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख प्रमाण कश्मीर तथा पूर्व तथा दक्षिण भारत में मिले हैं जो कि प्रमुख है, जैसे कि बुर्ज होम कश्मीर में, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, चिरांद बिहार, कोल्हीडवा मध्य प्रदेश तथा दोआजली असम में भी इस प्रकार के कृषकों और पशुपालकों के बारे में हमें पता चला है। वैज्ञानिक रूप से इनका अध्ययन करने के बाद हमें यह पता चला है कि यहाँ पे कुछ जले हुए अनाज मिले हैं जो गलती से जल गए होंगे या जानबूझ के भी जलाया जा सकता है। साथ ही विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई प्रकार की फसल तथा पौधे और जानवर मौजूद थे, जिससे यह पता चलता है कि एक चारवाहा प्रजाति से वे एक की ओर आने लगे थे। फिर हम जानते हैं स्थायी जीवन के बारे में। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियां या घरों के निशान मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि उन्होंने अब अपने जीवन में एक स्थायीपन लाने का प्रयास किया था, जिनसे हमें कई प्रकार के, आप जैसे सामने चित्र में देख सकते हैं कि हमें कई प्रकार के उपकरण भी मिले हैं जिसमें पॉलिश भी चढ़ाई गई है। यह इन उपकरणों का प्रयोग दैनिक कार्यों में किया जाता है। जो झोपड़ियाँ हमें प्राप्त हुई हैं उसमें खाना बनाने के लिए चूल्हे मिले हैं। इसके साथ ही वहाँ पे अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं इस प्रकार का मिट्टी का बर्तन भी मिला है। इसमें लोगों ने खाना पकाने का प्रयोग किया होगा। यह चावल, गेहूं या दाल जो इस प्रकार के आहार उन्हें मिलते थे उनके संग्रहण के लिए भी प्रयोग किए जाते थे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया गया,
जैसे कि कपड़ा बुनाई द्वारा, इसका उदाहरण जैसे कि कपास। यह सब भी पुरातत्वविदों को उस समय मिला था, जिससे यह पता चलता है कि वह मानव अब स्थायी जीवन की ओर अग्रसित थे। आइए जानते हैं हम इस चैप्टर के आखिर में दी हुई मेहरगढ़ के बारे में, जिसके जीवन तथा मृत्यु एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है ये नवपाषाण युग का। इसके बारे में जो रिसर्च हुई है उससे हमें बहुत कुछ पता चला है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान का स्थल है। यह बोलन दर्रे के पास उपजाऊ भूमि में स्थल है। यह वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं और उगाना तथा भेड़ बकरी को पालना सीखा था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जैसे कि हिरन तथा सुअर एवं बकरी और भेड़ की भी हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ पर कई प्रकार के चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि इसमें 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। इनमें से कुछ कमरे भंडारण के लिए भी प्रयोग होते थे। मृत्यु के बाद यहाँ पे हमने यह देखा है कि मृत्यु के बाद मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे, और वहाँ की जो कब्रें होती थी उनमें मृतकों का कुछ सामान भी रखा जाता था। जहाँ पे हमें ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिसमें मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। यहाँ पे जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसमें हिरन, सुअर, भेड़, बकरी के हड्डियाँ मिली हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि घरों के अवशेष मिले हैं, और जिस तरीके से बकरियों को प्रसाद के रूप में, ताकि वह मतलब जो कहा जाता है ना कि पुराना जो जीवन जो परलोक में मृतक के खाने के लिए इंतज़ाम किया जाता था, उस तरीके का ये अनुभव था। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।